फ्रेंड्स, प्रदीप एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज मैं सीडीपी से 30 क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। देखिए, पहला नंबर सवाल है। पहला नंबर है, निम्नलिखित संरचनाओं से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो वकालत करती है, समावेशी शिक्षा करता है। नंबर आंसर ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर देखिए। 2 नंबर है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। यह अधिकार 2009 के अनुसार समावेशी शिक्षा में ही अधिकार है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलिए 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। देखिए, याद करना गलत है। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, ये भी गलत है, नकल नहीं करना चाहिए। वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जिसमें भाग लेता है। आंसर नंबर 4 का सी हो जाएगा। आंसर नंबर सी। अगला सवाल 5 नंबर का। 5 नंबर का है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आंसर इसका डी हो जाएगा। 5 नंबर का डी हो जाएगा। अगला सवाल 6 नंबर का देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? सार्थक अधिगम घटित होता है जिसे पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। देखिए, पुनरावृत्ति एवं, इसमें निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे नहीं, प्रक्रिया नहीं होती है, तो पुनरावृत्ति एवं अभ्यास ये भी होता है, सही है। निर्देश एवं संचालन ये भी सही है। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रियाएं ये भी सही है। कंठस्थीकरण एवं स्मरण ये गलत है, ये क्योंकि आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल 8 नंबर का है, बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम एक भाग है तथा उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शन करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। देखिए, बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, यानी उसको सोचने का एक बल देता है। अगर वो गलती करता है तो बार बार गलती करके वो सीखता है, बच्चों का एक स्वभाव होता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 8 का आंसर बी। 9 नंबर का सवाल देखिए, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। आंसर पहला इसका सही हो जाएगा, ए नंबर का। अगला सवाल 10 नंबर का देखिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, गलत है। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, गलत। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, गलत। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। आंसर नंबर डी हो जाएगा 10 का। देखिए, अगला 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर में है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। किसी भी तरह का सीखने के लिए प्रयास करना बंद कर दिए, गलत है। तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है, तब वे दबाव में आ जाते हैं, ये भी गलत है। किसी भी रूप में प्रभावी नहीं होता है, गलत, निगेटिव है। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होता है। आंसर इसका डी हो जाएगा। 11 का आंसर डी सही है। चलिए फिर नेक्स्ट 12 नंबर का सवाल देखिए, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रत्याशित कर सकती है, यानी उसको किस तरह का उसको प्रत्याशित कर सकती है। देखिए, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर करके, ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण है, तो ये भी नहीं होगा, निगेटिव है। बच्चों को समस्या के बारे में साधनात्मक अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, ये आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। आंसर नंबर सी। अगला सवाल देखिए 13 नंबर का, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों के स्वपहल एवं प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि, ये नहीं होगा, निगमनात्मक विधि उसका उदाहरण नहीं है। अधिगमकर्ता की केंद्रित विधि, यह आंसर बी इसका हो जाएगा, राइट आंसर 13 का बी। देखिए, अगला सवाल देखिए 14 नंबर का,
नीचे दी गई हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। बिना प्रयास की छोड़ देने की संभावना है। देखिए 14 नंबर का संज्ञान एवं संवेग की, इसे निगेटिव है, 3 को निगेटिव ही इसमें है। देखिए संज्ञान एवं संवेग ये भी नहीं होगा। अनुवांशिकता पर्यावरण अलग नहीं, गलत। अनुवांशिक पर्यावरण के संबंधी नहीं, ये भी गलत। संज्ञान और संवेग अलग नहीं, देखो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आसानी से छोड़ देना चाहिए आंसर, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम कौन सा है? प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम परिवार होता है, माध्यम परिवार होता है, याद रखिए आप लोग। 16 नंबर का सवाल देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक एवं वयस्कों की सोच भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होता है। गुणात्मक रूप से बच्चों से भिन्न होता है, आंसर सी इसका राइट हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है। एक सामाजिक संरचना, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, यानी समाज के द्वारा बनाया गया जेंडर सामाजिक संरचना है। अगला 18 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कौन करता है? 18 नंबर का 18 निम्नलिखित में से कौन सा विकास आयामों की पहचान करते हैं? संवेगात्मक, भौतिक, आध्यात्मिक एवं स्वर्गीय स्व, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेग ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व ये भी नहीं करता है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक ये होता है, आंसर नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 19 नंबर का, बुद्धि के बारे में लिखे हुए कथनों में से कौन सही है? बुद्धि के बारे में सही कौन है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार एक अपेक्षित अस्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधि जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। बुद्धि बहुआयामी है, आंसर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। 19 का सी नंबर आंसर राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल 20 नंबर का, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकरणों के रूप में, यह गलत है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषक के रूप में उसको देखा जाता है। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को देखा जाता है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। तो 21 नंबर का देखिए, 21 नंबर का है, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम है, क्या है अधिगम? एक सामाजिक गतिविधियां है, अधिगम है, आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका राइट। 22 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशोषित करता है? निम्नलिखित में कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था? पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो है लक्ष्य निर्धारण, निर्देशित व्यवहार, गलत। विलंब अनुकरण, विचारों के अनुक्रम में जाता है, ये आंसर नंबर, इसका आंसर नंबर 22 का सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल 23 नंबर का देखिए, 23 नंबर बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसमें सही है 3 गलत है, 1 सही है। इसमें 23 नंबर का जो है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल ये गलत है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, गलत। ये भी सीमित नहीं करती है, सीमित नहीं करेगी, जब भी करेगी, ये भी नेगेटिव है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत, ये भी गलत है, दंड कर रहा है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित करता है, ये आंसर नंबर डी हो जाएगा 23 का। चलिए नेक्स्ट सवाल 24 नंबर का देखिए, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम अधोगामी शीर्षगामी तक है, अधोगामी शीर्षगामी तक है। अपरिकृष्ट स्थूल चालक, परिकृष्ट सूक्ष्म चालक, देखिए आंसर नंबर बी हो जाएगा 24 का आंसर बी। चलिए अगला सवाल 25 नंबर का, 25 नंबर में है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं वह, उसे क्या कहते हैं? देखिए मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था हो जाएगा आंसर नंबर डी। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं।
चलिए 26 नंबर का सवाल देखिए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेरणात्मक अधिगम की क्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करता है। गलत है। जीन पियाजे का कहना है आंसर नंबर ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। आंसर नंबर डी हो जाएगा। आंसर नंबर यहाँ पे डी, 26 का आंसर डी आपका राइट है। चलिए 27 नंबर का मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। अपने आप से जो बच्चे सवाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता बोला जाता है इसको। आंसर नंबर 1 हो जाएगा। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की का कहना है व्यक्तिगत वार्ता है। 28 नंबर का सवाल देखिए। 28 नंबर का है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां व्यवसायों में रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? संबंधित करना क्या प्रदर्शित कर रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता करेगा क्योंकि सभी चीज़ को घरेलू खिलौने पहचानने की वस्तुएं घरेलू समय व्यवसायों में रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंध कर रहा तो वो जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। आंसर नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 28 का। चलिए अगला सवाल 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर का है एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्चे अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? नहीं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गलत। उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। राइट आंसर सी नंबर का हो जाएगा। 29 का सी नंबर। चलिए अगला सवाल 30 नंबर का देखिए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की विकास अवस्था अंतर्गत आता है। यानी किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ये दंड में आज्ञापालन विन्यास। आंसर नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए अगला वीडियो लेके फिर आएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को